एवरीवन, वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। वाशिंगटन डीसी में सदर ट्रंप पर हिल्टन होटल में कॉरेस्पॉन्डेंट के डिनर में हमलावर गिरफ्तार हो गया। मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए? अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में तातुल बरकरार। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची पाकिस्तान और मस्कत के दौरे के बाद रूस पहुंच गए। सदर प्यूटन से अहम मुलाकात। क्या मुज़ाकरात में डेडलॉक, यूरेनियम अफजोदगी के खात्मे और आबनाए हुर्मुज के इशू पर है? सदर ट्रंप ने ईरान को डायरेक्ट कॉल की ऑफर दे दी। ट्रंप का ईरान जंग में साथ ना देने पर एक बार फिर बरतानिया और नेटो पर तनकीद। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल के किरदार की मुसलसल तारीफ। 8 जंगें बंद कराने का एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। भारत के साथ जंग में 11 तैयारे गिराने का भी जिक्र कर दिया। इस सारी बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर बात करने के लिए वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल। इसके अलावा दुनिया की बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान की राज्यसभा में फ्लोर क्रॉसिंग। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा समेत 7 अरकान ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ऐवान बाला में आम आदमी पार्टी 3 नशस्तों तक महदूद। क्या भारत और पाकिस्तान में जमहूरियत सिर्फ नारों की हद तक महदूद? सियासतदान अपने मफादात के लिए पार्टियां बदल लेते हैं। सियासी इस्तेकाम क्या जमहूरियत से दोनों ममालिक में आ सकता है? इस पर बात करने के लिए भारत से सीनियर सहाफी इफ्तिखार गिलानी हमारे साथ मौजूद होंगे। और काबुल को बड़ा झटका। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया में तिजारत के लिए 6 नए रूट्स की मंजूरी दे दी। ईरान 6 नए रूट से पाकिस्तानी तिजारत का बेनिफिशरी होगा। इस बड़े तजारती इकदाम पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफी अनवर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, बड़ा जो है वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, शूटिंग इंसिडेंट, और ये फर्स्ट टाइम एज अ प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर जो है वो अटेंड किया था। वैसे ही बहुत सारी एप्रीहेंशंस थी इस डिनर को लेकर। कैसा देखा जा रहा है इस शूटिंग इंसिडेंट को? वहां पर क्या बात हो रही है? इसके हवाले से क्या खबरें आपके पास? देखिए, सिक्योरिटी ब्रीच पे बड़ी बात हो रही है, साजिश की बड़ी बात हो रही है, लेकिन जो है ज्यादा फोकस इस पे कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। साजिश की कुछ लोग ही बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग साजिशों की थ्योरीज पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। सवाल यही उठाया जा रहा है कि एक शख्स इतना करीब कैसे पहुंच गया। अब इस सारे मामला में हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर चीजों को समझना पड़ेगा। पहला जो सवाल बार बार हर जगह किया जा रहा है कि क्या हमें सारे सवालात के जवाब मिलेंगे कि ये साजिश थी, सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, हमलावर क्यों इतना करीब पहुंच गया, वगैरह वगैरह। तो उसका एक तो जो बात बगैर किसी तरदीद के खौफ के कही जा सकती है कि हमें इन सवालों के मुकम्मल जवाब कभी भी नहीं मिलेंगे। आज तक सदर कैनेडी का आपने देखा कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिला। अब्राहम लिंकन के बारे में अभी तक थ्योरीज चल रही हैं हर किस्म की। उसके बाद सदर रेगन पे इसी होटल में 1981 में अटैक हुआ था, उसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिला। तो ये किसी भी सवाल का कभी भी आपको मुकम्मल जवाब इन मामला में नहीं मिलता। एजेंसीज तहकीकात करती हैं, ज्यादातर बातें अपने तक महदूद रखती हैं, जो मुनासिब समझती हैं वो आवाम से शेयर कर लेती हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि वो शख्स आसानी से कैसे पहुंच गया, उसमें जो अमेरिका का पॉलिटिकल कल्चर और कमर्शियल कल्चर दोनों पर नजर रखना पड़ेगा। अब यहाँ ये होता है कि सदर कहीं भी जाए उससे मुनासिब फासला रख के प्रोटेस्ट की इजाजत होती है। तो यहाँ होटल के बाहर ही प्रोटेस्टर्स खड़े हुए थे और जाहिर है वो सारे के सारे एंटी ट्रंप प्रोटेस्टर्स थे, एंटी वॉर थे, ईरान में जंग के खिलाफ मुजाहरा हो रहा था। तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनकी ज्यादा तवज्जो वो थी उन प्रोटेस्टर्स पे, होटल के अंदर नहीं थी। दूसरा जो उनका कमर्शियल कल्चर है वो ये है कि वो ये करते हैं कि जो बड़े होटल थे, और ये बिल्कुल वाशिंगटन के सेंटर में है, यहाँ हमेशा इवेंट्स होते रहते हैं। यहाँ हमारी बेनजीर साहबा भी आ चुकी हैं, हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी भी आ चुके हैं, सदर मुशर्रफ भी आ चुके हैं। बहुत सेंट्रल जगह पे बीच वाशिंगटन के ये होटल है वाशिंगटन हिल्टन। और हम लोगों का ज्यादा आना जाना इसलिए था कि उसके सामने ही बिल्कुल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है और अब भी है, लेकिन अब क्योंकि वो डील नहीं करता आवाम से, सिर्फ एम्बेसी से करता, सिर्फ आना जाना नहीं होता, तो वो बड़ा ही मसरूफ इलाका है। ऐसे इलाकों में जब कोई फंक्शन होता है, चाहे सदर ही क्यों ना आया हो, तो पूरा होटल खाली नहीं कराते, पूरा होटल किसी के हवाले नहीं करते, एक पोर्शन दे देते हैं, उसको कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। बाकी चीजों में मैं जब गया था इसी तरह की तकरीब में, तो मैंने ये भी देखा था कि वहां बाज़ाब्ता एक कोने में शादी भी हो रही थी। तो इस तरह की
कि कमर्शियल कल्चर ये है कि चाहे सदर आए जाए, हमारा माली नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें क्या, इसलिए जब सदर की मूवमेंट होती है तो सड़कें भी बंद नहीं होती। तो कमर्शियल कल्चर पे भी सवाल उठ रहे हैं। और जो सबसे अहम सवाल जिसे कहते हैं कि जिसका जिक्र नहीं होता लेकिन हर वक्त मौजूद रहता है, लेकिन अब तो खैर जिक्र भी होता है, वो है गन का मसला। ठीक है, हाथी जो है, एलिफेंट इन द रूम, वो है ये कि अमेरिका में जो कि किस तरह से अमेरिका बना, जो तारीख रही, जो यहाँ की जंगें होती रही आपस में और जहाँ रहने वाले नेटिव्स थे उनसे, तो उस वाले से यहाँ इनका दस्तूर हर अमेरिकी को बंदूक रखने की इजाजत देता है बगैर किसी लाइसेंस के। तो अब तो थोड़ी पाबंदी हो गई है कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ता है, अपना नाम लिखवाना पड़ता है, वरना पहले तो कुछ भी नहीं था। जैसे आप जाके दाल चावल खरीदते उस तरह बंदूक भी खरीद लेते थे। तो वो कल्चर है, उसके खिलाफ जब भी कोई बड़ा वाकया होता है बहुत मुजाहरा होता है, लेकिन आज तक पाबंदियां नहीं लग सकी। आपने देखो कि हमारे यहाँ बहुत बात होती है कि यहाँ सबसे इफेक्टिव लॉबी इसराइली लॉबी है, इसलिए कि हमारा ताल्लुक है, हम सियासत पे जोर देते हैं, सियासी तौर पे बेशक सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी इसराइली लॉबी है, लेकिन हम अंदरूनी मामलात में जो राइफल एसोसिएशन है, जो बंदूक वालों की लॉबी है, वो सबसे मजबूत भी और सबसे ज्यादा माली तौर पे मुस्तहकम भी है। और वो मुसलसल टेंडर देती है कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को, और उनकी मर्जी के खिलाफ जितनी भी आज तक लेजिस्लेशन के मूव हुए हैं सारे के सारे फेल हो गए हैं। तो जब तक वो उसका नहीं करें जी तो वायरस जारी रहेगा। सही, ये बताइएगा, जब आप ये कहते हैं कि ये ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये स्टेज हो, तो इसके पीछे क्या फिर जस्टिफिकेशन दी जाती है? क्या मकासद जो हैं वो सामने आते हैं? क्या जो बॉल रूम की तामीर है जिसपे वो कहते हैं कि एक सिक्योर जगह होगी जहां गैदरिंग हो सकती है, उसकी फंडिंग को स्मूथ करना, या कुछ और? क्या इसके पीछे क्या बातें हो रही हैं? बॉल रूम की तामीर हो रही है, रुकवाने से कोशिश की, रुकवाने से कोर्ट ने इजाजत दे दी। फंडिंग का भी मसला नहीं है। सदर ट्रम्प बड़े ही डिफरेंट किस्म के सदर हैं, वो फेवर और फियर दोनों इस्तेमाल करते हैं, और उनकी वजह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने इतना पैसा दे दिया है कि गवर्नमेंट पैसों की उन्हें कम ही जरूरत पड़ेगी, और जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन ये कहा जाता है, जो कि साजिशी थ्योरी है, इसकी तो कोई कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं है, थ्योरी चल रही है मुसलसल ये भी है कि भाई इसलिए करवाया गया कि उनको मिड टर्म में हमदर्दियां मिल जाएंगी वोटर्स की। जी, कुछ थोड़ी सी तो हमदर्दी मिल जाएगी, लेकिन इस तरह की हमदर्दी देर पा नहीं होती। अभी नवंबर में इंतखाबात होने आए, उस वक्त तक बहुत कुछ होना है और कुछ भी हो सकता है। लिहाजा ये कहना कि इससे मुस्तकिल उनको एक सियासी फायदा हो जाएगा, ये कहना गलत होगा। मैं साजिशों पर इस दफा, मैं वैसे भी जल्दी बिलीव नहीं करता साजिशों पे, और इस दफा भी ज्यादा मुझे मुश्किल पेश आ रही बिलीव करने पे। उसकी वजह यह है कि आप देखें सदर कैनेडी का जो कत्ल हुआ था उसको छुपाया गया, उसमें कुछ न कुछ इन्वॉल्व थे। उसमें क्या हुआ, पहले सदर कैनेडी कत्ल हुए, उसके बाद कातिल कत्ल हुआ, फिर उनको कातिल का कातिल कत्ल हो गया। ठीक है ना। यहाँ ये देखें, ये शख्स प्लेन साइड में था, फायरिंग की थी, लोगों ने देखा था, जमीन पे इसको गिरा लिया था, उसको आसानी से कोई भी गोली मार के हलाक कर सकता था और किसी पे कोई बात नहीं आती। ठीक है, लेकिन उसको उन्होंने जख्मी भी नहीं किया, उसको उन्होंने आराम से जमीन पे डाल के गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके ले गए। सिक्योरिटी ब्रीच की हुई, उसकी वजह वो बताते हैं दो। वो कहते हैं एक तो हमारा फोकस था बाहर होने वाले मुजाहरों पे, दूसरे कहते हैं इसकी जितनी भी प्रोफाइल देख लें, प्रोफाइल में किसी में, जो कि पुलिस सारी दुनिया में जो प्रोफाइल बनाती है वायलेंट लोगों की, वो खास किस्म की होती है, बेरोजगार होते हैं, वायलेंट होते हैं, ड्रगी होते हैं, ये किसी पे भी फिट नहीं होता था। स्कूल में भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था, अमेरिका के वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज कैलटेक्सास ने वो किया, और उसके बाद जी बहुत अच्छी जॉब करता था, अपने पैसों से उस होटल में जितना $450 पर डे किराया है उसमें ठहरा हुआ था। तो वो पुलिस वाले ये कहते हैं किस तरह हमारी प्रोफाइल में ये फिट बैठता, आता ही नहीं था किसी तरह। अनवर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं ज्वाइन किया सर। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं। इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप पे जब अभी वो सदर नहीं बने थे, 2 अटैक हो चुके थे। एक में तो बिल्कुल इट वाज मतलब नैरो स्केप था, और आपको याद होगा सीक्रेट सर्विस के जो सरबराह थी मेरा ख्याल है उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। तो उसके बाद तो सीक्रेट सर्विसेज जो है ज्यादा अलर्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि नो ही इज द प्रेसिडेंट, उन पे 2 पहले अटैक हो चुके थे, और आजकल वैसे भी जो एनवायरनमेंट बना हुआ था, तो उनका बहर फोकस होना अगेन इट्स जस्टिफाइड के बहर वाले जो वहां पे आके वो कर रहे हैं, नारे शारे मार रहे हैं, उनको कंट्रोल करना जरूरी है, या प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी जो है, यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो ये तो उन पे तो आएगा कहीं ना कहीं पे। वो कहते हैं पूरा शायद होटल को उन्होंने सिक्योर भी नहीं किया था, चेक भी नहीं किया था। आएगा नहीं, आ रहा है, बहुत बातें हो रही हैं इस पे।
मीडिया में, थिंक टैंक में लोग आम गुफ्तगू में कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, किसी कीमत पे भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहले और वही आप जो दलील दे रहे हैं कि वो पहले अटैक हो चुका था तो क्यों एहतियात नहीं की गई। अब ये सवालात हैं जिनके जवाब मेरा अपना ख्याल है मुकम्मल जवाब तो कभी भी नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर किसी ना किसी पर नजला गिरेगा, कुछ लोगों की नौकरियां जाएंगी, मगर जवाब इसका मुकम्मल तौर पर अच्छा सर, आपने भी कहा कि ये होटल जो है जहाँ पे पहले भी ट्रेडिशनल तौर पर यहीं पे कॉरेस्पॉन्डेंट्स की गैदरिंग होती हैं और खुद अरेंज भी करते हैं और वो पूरे होटल को सिक्योर नहीं किया जाता। हमारे यहाँ भी होने थे ईरानियंस और अमेरिकन के यहाँ पर मुज़ाकरात होने थे, पूरा सरीना होटल जो है सारे का सारा उन्होंने 3-4 दिन पहले खाली कराया, फिर उसको सिक्योर किया, बड़ी तनकीद थी। तो इसका मतलब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हैं, सिक्योरिटी के इदारे के हैं, वट एवर हुकूमत पाकिस्तान के, तो ये पॉलिसी इनकी ज्यादा बेहतर थी कि जनाब कि किसी को कोई 1% चांस भी नहीं होना चाहिए कोई सिक्योरिटी ब्रीच का। वहां बता रहे हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होती। सो ये कंपैरेटिव तो इस्लामाबाद ज्यादा महफूज हुआ सर। बिल्कुल, जो हमारे यहाँ इक़दाम होते, लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल है ऐसे इक़दाम करना, बड़ा हंगामा होगा, इसलिए नहीं कर पाते। उसका जो जवाब जो सदर ट्रम्प ने दिया वही है कि भाई बॉल रूम जल्द जल्द बनाओ, या कोई भी बॉल रूम का उन्होंने और ये भी कहा कि वरना कोई और फैसिलिटी बनाओ, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर बनाओ ताकि सारा कुछ वहां हो और बाहर खतरे में एक्सपोज ही ना हो। अच्छा सर, एक बड़ी ये बहुत मुश्किल है यहाँ। इस पे ट्विटर पे बड़े दिलचस्प भी बात चीजें हो रही थी। ऑल्दो इट वाज ह्यूज वाकया हुआ, तो किसी ने पूछा जनाब वहां पे 2600 के करीब तकरीबन बताया गया था लॉबस्टर, वहां पे स्टेक्स, ये सारे तैयार थे जो डिनर में सर्व होने थे सब लोगों को। तो किसी ने पूछा कि जनाब जब ये अटैक हुआ सारे चले गए, मतलब वहां पे अफ्तर मच गए, एवरीबॉडी लेफ्ट, उनका क्या बना होगा सर? मतलब ऑल्दो इट में सीम वेरी, मतलब वो क्या कहना चाहिए हमकाना इस वक्त पूछना कि खाना पीना जो वहाँ तैयार हुआ था 2600 जो है उनके जो उसमें उनको ये पेश होनी थी वहाँ पे पार्टिसिपेंट को, व्हाट माइट हैव उनके साथ क्या किया होगा? ये किसी ने पूछा था ट्विटर पे होगा, क्योंकि मैं भी 2 दफा इस डिनर में शरीक हूँ। मैं पूछने वाला था आपसे कि आप गए थे कि नहीं गए थे। मैं बल्कि अभी ये रबिया से कह रहा था, मैं कि अनवर साहब जाते हो? 2 दफा शरीक हुआ हूँ मैं, हर बार बाई इन्विटेशन जाते हैं आप, तो मैं 2 दफा शरीक हो चुका हूँ। वहाँ बड़ा लेविश खाना होता है, बड़ा लॉबस्टर वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं। उनका नुकसान तो वही होगा, चीजें जाया हुई होंगी सारी। वैसे कुछ लोगों को ये भी आपने देखा होगा, ये भी आया था सोशल मीडिया में, कुछ लोग बैठे हुए खा रहे थे और खा भी रहे थे और कुछ बोतलें भी उठा रहे थे सर वहां से। उन्होंने कहा पैसे हमने दिए हैं। उठा रहे थे, वाइन की बड़ी कीमती बोतलें होती हैं, उन्होंने कहा चलो यही मौका है, $100 की बोतल लेके उठा के ले जाओ। मौके के अलावा वो कहते कंट्रीब्यूट करते हैं, शायद आपको पैसे देने पड़ते हैं, अगर आप भी गए हैं तो आपको एवरीबॉडी हैज टू पे, ये कोई हुकूमत की तरफ से नहीं होता। देते हैं आपका अदारा। मैं तो दोनों दफा गया था, तो उस वक्त मैं अमेरिकन न्यूज एजेंसी के लिए काम करता था, इसीलिए मैं अब दफा नहीं जाता कि वो आपका अदारा पैसे देता है अच्छे खासे उसके लिए। अच्छा सर, थोड़ा सा इसकी तरफ आते हैं। ये लास्ट वीकेंड हम देख रहे थे कि जेडी वैंस साहब भी तैयार बैठे थे, उनके साथ विटकॉफ भी, कुशनर भी, जर्नलिस्ट भी तैयार, बिल्कुल तैयार खड़ा था। क्या हुआ आखिरी लम्हे पे सर? आपके पास क्या खबरें वाशिंगटन में कि क्या हुआ सर के इस सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स नहीं हो सका? मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ बातचीत हो रही है। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंट है। राब्ते हैं, आज भी जो मीटिंग की उसकी भी कार्रवाई कभी बताई नहीं गई, शायद बताएं बाद में। तो मेरा तो ख्याल है राब्ते हो रहे हैं और हमारे सामने जल्द कोई रिजल्ट आएगा। तो मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि राब्ते टूटे। ये दोनों तरफ की तीनों फ़रीक़ैन की मुश्तरका मर्जी से हुआ है कि इस तरह नहीं होता। मजाक बच्चों का खेल नहीं है। पाकिस्तान आए, ओमान चले गए, ओमान से रशिया चले गए, फिर पाकिस्तान आएंगे, फिर पाकिस्तान आ गए, दोबारा आए, तीसरी दफा आएंगे। ये कुछ न कुछ पक रहा है, खिचड़ी पक रही है और इसका रिजल्ट कुछ दिनों में आएगा। अच्छा, लास्टली सर हमने देखा है कि ये सदर ट्रम्प साहब का ट्विटर जरा थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। वो जो पहले रोज की बुनियादों पर फायर वर्क हो रहा था, वो भी कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि कुछ ना कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद थे। जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ, शूटिंग इंसिडेंट, जो एक कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर था और वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो है वो मौजूद थे, उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम न्यूज़ पर जो है वो नज़र डालते हैं और इंडिया में जो राघव चड्ढा हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अलॉन्ग विद 6 MPs रिजाइन कर दिया है पार्टी से, आप पार्टी से, और ज्वाइन की है उन्होंने बीजेपी। क्या माजरा है ये और इसको लेकर जो है वहां पर अब क्या डेवलपमेंट है, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से सीनियर सहाफ़ी इफ्तिकार गिलानी। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिकार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार साहब बताइएगा कि क्या वहां पे जो है अब सेंटिमेंट है या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इस मूव के बाद। राघव चड्ढा वो तो फाउंडिंग मेंबर थे आपके, वो 6 MPs के साथ बीजेपी में जो है वो जा बैठे हैं। क्या माजरा है ये, क्यों हुआ ऐसा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल, 7 अरकान पार्लियामेंट जो है राज्यसभा के, मतलब सेनेट के जी 7, इनके तकरीबन 10 मेंबर थे आम आदमी पार्टी के। उसमें से 7 मेंबरों ने जो है अलग एक पहले अपना ग्रुप बनाया और उसके बाद जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन 7 में से जो लीड कर रहे थे वो राघव चड्ढा है, जो डिप्टी लीडर थे पार्टी के। और चूंकि उनका तकरीबन पिछले 1 साल से वैसे चल रहा था उनके कोई अंडरहैंड कुछ चल रहा था, कुछ बातचीत वगैरह कुछ बीजेपी के साथ चल रही थी। कुछ बीजेपी के भी एक पिछले साल ही एक उनके बहुत ही आला लीडर ने एक बार कहा था कि हमें जो है बीजेपी को खासतौर पर दिल्ली में जो एक सुवेव और एक सॉफ्ट चेहरा जो है अरुण जेटली की वफात के बाद कोई उनके पास नहीं है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अरुण जेटली का मुतबादिल उनको हासिल हो जाए। और उस सिलसिले में जो है राघव चड्ढा पर काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये राघव चड्ढा जो है ये पिछले साल, अगर आपको याद होगा कि जब उस वक्त जो वजीर आला थे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में उनकी हुकूमत थी, जब उनको बतौर वजीर आला गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके कई पार्टी के लीडरों को गिरफ्तार किया गया था, एक्साइज का स्कैम एक बताया गया था और उसमें इनका भी नाम आया था, लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। इनके लिए जो है एक तरह से एक सॉफ्ट अप्रोच गवर्नमेंट पहले से ले रही थी, एक सॉफ्ट अप्रोच उनके हल से। इनका और बाकी जो इन्होंने अपने साथ 7 अरकान पार्लियामान को जो है उन्होंने अपने साथ ले लिया है। अब उनमें से एक थी स्वाति मालीवाल, वो बहुत पहले से ही डिसेंट ग्रुप में थी आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थी, लिहाजा किसी को उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई। लेकिन राघव चड्ढा और एक जो है, लेकिन जो सबसे हैरानी की बात जो है 2 मेंबरों के ऊपर, बाकी 3 मेंबर्स जो थे वो चूंकि बिजनेसमैन थे, उनके खिलाफ कोई केसेस वगैरह चल रहे थे। अच्छा। एक उनमें से एक वाइस चांसलर है, एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है और एक ट्राइडेंट ग्रुप के एक मालिक हैं, उनके खिलाफ कुछ ईडी वगैरह ने केसेस दायर किए हुए थे। तो उन्होंने शायद हो सकता है शायद आपको बचाने के लिए जो बीजेपी में चले गए। अच्छा। लेकिन जो सबसे हैरत की बात इसमें यह है कि जो सबको शौक लगा है वो लगा इनमें से एक प्रोफेसर हैं, वो भी IIT के प्रोफेसर हैं। अच्छा। IIT जो सिलिकॉन वैली अमेरिका को जो प्रोडक्ट्स देती है यहाँ से, जो ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, और हरभजन सिंह क्रिकेटर, ये 2 शौक्स थे। अच्छा। और ये दो मतलब इन 2 ऐसे लोग हैं कि इनको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको क्या बीजेपी में ऐसा क्या मिल सकता है उनको, या बीजेपी उनको क्या ऐसी चीज ऑफर कर सकती है कि ये बीजेपी में चले गए। बाकी लोगों का तो कुछ समझ में आ जाता है इसके। गिलानी साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बड़ी अहम बात की है कि उनको बीजेपी क्या दे सकती थी जो वो चले गए हैं, बीजेपी में मर्जर किया है। आपकी क्या रीडिंग है सर, बीइंग अ वेरी सीजन जर्नलिस्ट, बड़ी पॉलिटिक्स को बड़ा करीब से आप इंडिया को देखते हैं, कवर करते हैं, तो फिर क्या चीज उनको वहां पे ले गई है सर? देखिए, राघव चड्ढा जो है, अगर आप देखें कि ये है एक कैच बीजेपी के लिए है। बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ा मसला जो रहा है या अभी तक उसको पूर्ण नहीं कर पाए, जो उनके 2 मेजर चेहरे जो इस दुनिया से उठ गए, एक उनमें अरुण जेटली और दूसरा सुषमा स्वराज। ये 2 ऐसे चेहरे थे जिसको हम दिल्ली में कहते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर क्लब के जो क्लब, या जो उसको खान मार्केट गैंग कहते हैं, जो एक सुवेव अंग्रेजी बोलने वाला और बहुत ही सॉफ्ट एक चेहरा थे, बीजेपी के पास नहीं था कोई।
और राघव चड्ढा की सूरत में जो है ये चेहरा उनको मिल जाएगा ये। लेकिन ये है कि बाकी जो लोग जो हैं उनके, स्वाति मालीवाल तो पहले से ही अरविंद केजरीवाल से खफा थी और उनको बोलने भी नहीं दिया जाता था राज्यसभा में। अच्छा, मैंने तो लिहाजा गिलान साहब आपका पहले भी लास्ट ईयर जब ये केजरीवाल साहब गिरफ्तार हुए थे, जेल में भी रहे थे, आपसे उस वक्त भी बात हुई थी, आपने बड़ा अच्छा इस पे कोई मज़ामीन भी लिखे थे कि आपसे मिलने, जो आपने जो लिखा था कि पहली दफ़ा मुझे केजरीवाल साहब मिलने आए, जब आप इंडियन न्यूज़पेपर में जॉब कर रहे थे, आपका एडिटर ने कहा कोई साहब आए हुए हैं तो आप इनसे मिल लें, तो आपने बताया तो वो हवाई चप्पल में थे, बल्कि आप जब नीचे उतरे तो जब उनकी स्टोरी सुन ली, नीचे उतरे तो वो उनके पास तो गाड़ी नहीं थी, आपने उनको वहां से उनको लिफ्ट देकर जाके बस तक छोड़कर आए, और बाद में पता चला वो तो बंगले बन गए हैं, वो तो कोठियां बन गई हैं, वो तो घर बन गए हैं। तो सर ये जो आम आदमी, सर मैं उसमें अगर आम आदमी जब ये बगावत करता है अपने सिस्टम के खिलाफ, इलीट के खिलाफ, तो एट वन स्टेज उसका हिस्सा बनने के लिए वो सारी बगावत होती है, लोगों का एतमाद लेके, वोट लेके, अल्टीमेटली वही घर, कोठी, कारोबार, गाड़ियां, पैसा, ये तो वही लगा। ये तो आम आदमी तो बड़ा वहां पे उसको सदमा हुआ होगा इंडिया में कि जो इनके खिलाफ उनका राइज हुआ था, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जो भी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, अगर उन्होंने जाके वो उनको मिल गए, वो कहते हैं यू कांट बीट देम जॉइन देम, तो ये तो बहुत बड़ा एक मतलब झटका लगा होगा यहाँ पे एक उस क्लास को जो इनको सपोर्ट दे रही थी। जिन लोगों को इन्होंने सेनेट में या राज्यसभा में, जिन लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ था वहां से, पंजाब से, उनके पंजाब में चूंकि हुकूमत है, पंजाब से जो लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया था वो बड़े बड़े बिजनेस बजाय आम आदमी होने के, आप देखिए जो अशोक कुमार मित्तल, चांसलर एक लवली यूनिवर्सिटी, उसके खिलाफ एक विक्रमजीत सिंह, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप है सन ग्रुप, उसका मालिक, इसी तरह से राजेंद्र गुप्ता ट्राइडेंट ग्रुप जो है उनके मालिक, इनको, या हरभजन सिंह एक क्रिकेटर, चलो उसको एज ए क्रिकेटर जो उसको एक रूम दिया जा सकता है, लेकिन ये चार आदमी आप बता दें कहां से आम आदमी थे ये, जिनको उन्होंने जो है पार्टी में शामिल किया था और उसके बाद जो उनको लीडर भी नहीं। इसके अगेंस्ट हमारे यहाँ भी होता है गिलान साहब, पाकिस्तान में भी ये होता है कि जो आपका अपर हाउस है वहां पे जो लोग आते हैं मोस्टली वो पैसे देकर आते हैं या बहुत बड़े डोनेशन देते होते हैं, तो आप जिनके नाम ले रहे हैं 4-5 के, वहां पे भी कोई पैसा लगा है, डोनेशन दिए आम आदमी पार्टी को। आम आदमी को पैसा चाहिए था पॉलिटिक्स में इन बड़े बड़े बिग गन्स का मुकाबला करने के लिए। ऑफ कोर्स वहां पे बीजेपी के बहुत बड़े बड़े डोनर्स हैं, ऐसे कांग्रेस के भी होंगे, तो उन्होंने कहा हम भी जरा कोई सेठ, कोई जरा मालदार पार्टियां इकट्ठी करते हैं सर इनका मुकाबला करने के लिए। वही तो एक्चुअली मसला ये था ना कि आम आदमी पार्टी को जिस आदमी ने या जिस मिडिल क्लास ने जिस तरह उनको ऊपर चढ़ाया, जिस तरह उनको वोट दिए, ये उस वक्त इसलिए दिया था कि ये पार्टी विद डिफरेंस होगी, लेकिन ये पार्टी विद डिफरेंस प्रूव नहीं हुई। उन्होंने बिल्कुल वही पॉलिटिक्स की और उसी तरह से जो है उन्होंने भी अपने आप को चलाया जिस तरह दूसरी पार्टियां चलाती हैं। और सबसे अहम चीज जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ था, उस वक्त जो खबरें जो अब सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं सामने कि उस वक्त जो है चूंकि 13 इलेक्शंस कंटिन्यूअसली उस वक्त जो है बीजेपी हार रही थी। उस वक्त आरएसएस ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से कोई एक फोर्स मैदान में आ जाए जो कांग्रेस को टक्कर दे सके और कांग्रेस को इक़्तिदार से बाहर कर दे या कांग्रेस को कमजोर कर दे। कमजोर करने के बाद जो है फिर प्लान था कि बीजेपी अब मैदान में आकर वो ले लेगी। लेकिन अच्छा, इसको गिलान साहब, इसको कैसे देखा जा रहा है? आम आदमी इसको एक बेट्रेयल के तौर पर देख रहा है, चीटिंग के तौर पर देख रहा है, कि वही बिजनेस डील के तौर पर देख रहा है, या हुकूमत जो है ये कारोबारी जिन 5-6 के आपने सेठों के नाम गिनवाए हैं, बिजनेसमैनों के, तो वही खबरें आ रही हैं कि उनका एक्साइज डिपार्टमेंट, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनके एजेंसी छापे मार रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, तो बचने के लिए उन्होंने कहा जनाब कि ठीक है भाई हम आपको ज्वाइन कर लेते हैं। सो आम आदमी की क्या रीडिंग है वहां पे, वो दिल्ली का या इवन पंजाब का जो वोटर थे इनके सारे? बिल्कुल, इनको जो वोट मिला था खासतौर पर दिल्ली और पंजाब में, वो वोट उनको मिला था एक तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए, बीजेपी और एक ऑल्टरनेटिव कांग्रेस के एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एक ऑल्टरनेट के लिए उनको वोट मिला था, एक सेकुलर लिबरल एक ऑटो के लिए उनको एक पॉलिटिक्स के लिए उनको वोट मिला था। लेकिन अब उन्होंने जो एक तो बीजेपी, आप देखें जब ये आर्टिकल 370 का कश्मीर का इशू आ गया था उस वक्त पार्लियामेंट में, तो इन लोगों ने उसको सपोर्ट किया उस वक्त बीजेपी को, अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा धचका था उस तबके के लिए जो इनको समझता था कि लिबरल सेकुलर तब सेंटर टू द लेफ्ट तबका है ये। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव कर लिया कि ये भी उसी राइटिस्ट थैली में ही थे, लेकिन हो सकता है शायद एक्सट्रीम राइटिस्ट नहीं थे।
लेकिन अपने आप को पंजाब में जो उनको वोट मिले, पंजाब में उनको वोट मिले बीजेपी को बाहर रखने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली इनके सब लोग जो है बीजेपी में चले गए। दूसरा वोट जो उनको मिला था जो सबसे अहम था वो था कांग्रेस के अगेंस्ट जो एक परसेप्शन खड़ा था, हो गया था कि ये बदनवान पार्टी है, करप्शन की पार्टी है, खासा करप्शन हुआ था मनमोहन सिंह के जो सेकंड पीरियड था। तो उसमें एक वो अल्टरनेटिव, एक करप्शन से पाक बिल्कुल आम आदमी की पार्टी, जिस तरह मैंने कहा आपको कि अरविंद केजरीवाल जो है जब पहली बार वजीर आला बने थे वो तो उस वक्त उन्होंने गाड़ी लेने से मना कर दिया था, या जब अपनी गाड़ी मकान लेने से मना कर दिया था, अपनी गाड़ी से जो है ऑफिस आते थे। लेकिन अल्टीमेटली जो है धीरे धीरे ये सभी जो उनके जो इखलाकी जो हदूद उनसे उनको जो थे, जिस मॉरल अथॉरिटी थी, वो मॉरल अथॉरिटी वो खो गए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, गिलानी साहब, लास्ट क्वेश्चन। बड़ा आपने खूबसूरती से हमें बड़े कम टाइम में बड़ी हमें इंडियन पूरे इस ये जो डेवलपमेंट है उसको कवर किया। लास्टली सर, ये बीजेपी की ये कमजोरी समझी जाएगी कि उसको अब जरूरत पड़ गई है अपने मुखालिफ पार्टी के बंदे तोड़कर लाने में, ये पॉलिटिकल वीकनेस है उसकी या स्ट्रेंथ समझी जाएगी कि जनाब के इनके पास पुलिस है तो ईडी है तो छापे मार हैं और पॉलिटिकली तौर पर वो वीक हो रहे हैं, सो दे नीड देयर अपोनेंट्स इन देयर पार्टी। इसको कैसे देखा जा रहा है इंडिया में? स्ट्रांग एक हुकूमत, स्ट्रांग पार्टी या वीक पार्टी जिसको इधर उधर से जरूरत पड़ गई बंदे तोड़ कर लाओ? देखिए, बीजेपी के पास बहुत पहले जो एक बीजेपी थी जो वाजपेयी के जमाने की बीजेपी थी, और उसके बाद ये बीजेपी जो मोदी के जमाने की बीजेपी, इनके साथ एक बड़ा मसला ये है कि इनके पास जो है तो जलसों वगैरह में जुलूस वगैरह करने के लिए लोग हैं बहुत, उनको कुर्सियां उठाने के लिए लोग बहुत है उनके, लेकिन उनके पास गवर्नेंस का टैलेंट नहीं है इनके पास। अच्छा। इनके पास जो है वो स्वेव, इंग्लिश स्पीकिंग, वो सॉफ्ट इमेज रखने वाले टैलेंट जो है उनके पास सिर्फ दो ही लोग थे इस तरह के जिनको आप कह सकते थे, या तो सुषमा स्वराज थी या अरुण जेटली थे। दोनों तकरीबन 2019 में इस दुनिया से चले गए। उसके बाद कोई उनकी जगह पर फिल करने के लिए इनके पास कोई नहीं था। उसके लिए खासी कोशिशें की उन्होंने, खासी एक्सपेरिमेंट्स किए। जो अभी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इंडिया रेलवे मिनिस्टर हैं, उनको लाने की कोशिश की गई थी, उनको लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इस तरह से लॉन्च नहीं हो पाए। लिहाजा राघव चड्ढा की सूरत में और जो लोग इनके पास, ये सवाती मालीवाल की सूरत में जो लोग उनके पास आ गए हैं, तो ये समझते हैं कि शायद अरुण जेटली और, लेकिन उनका बताया जा रहा है चड्ढा साहब का कि एक रात में उनके सारे के सारे फॉलोअर जो है, बड़ा रिएक्शन आया इंडिया में, उनके मैच्योरिटी शो करता है, उनके तो सारे फॉलोअर जो हैं इंस्टाग्राम से सुना है वो उन्होंने अनफॉलो किया है और अच्छा खासा उनको झटके लगे हैं, लोगों ने रिएक्शन दिया इस पे वहां पे सर। बिल्कुल, इनको जो है राघव चड्ढा के तकरीबन मेरे ख्याल कई लाख फॉलोअर्स जो है उन्होंने उनको अनफॉलो किया है इनको, क्योंकि इसका जो राघव चड्ढा का जो खास तौर पर जो यूएसपी था वो ये था कि जो जनरेशन जी के इश्यूज थे वो ये उठाते थे पार्लियामेंट में। तो उनको तो बीजेपी कोई भी आसान पार्टी नहीं है, बीजेपी भी उनको टाइम लगेगा अपने आप को वहां पर बनाने में। लेकिन जो है कि पंजाब से जो है पंजाब जो है उन्होंने जो है खो दिया। पंजाब में वो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब का जो अर्बन वोटर है, हमारे यहाँ भी पंजाब में ही पॉलिटिकल यहाँ पे मोस्टली लॉयल्टीज हमारी साइड का जो पंजाब है वहां पे भी ये इल्जामात लगते रहते हैं कि पॉलिटिकली तौर पर साइड जो है ना प्रेशर में, दबाव में, इंसेंटिव में, वजारतों में वो भी तब्दील कर लेते। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपने बड़े हमें डिटेल से बताया। आपसे फिर भी फ्यूचर में बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत से इफ्तिखार गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे कि किस तरह राघव चड्ढा और उनके साथ 6 साथियों ने जो है वो अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी से रिजाइन देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक और अहम खबर जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह राघव चड्ढा जो कि फाउंडिंग मेंबर माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अपने 6 साथियों के साथ जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। क्लासा साहब, योर व्यू ऑन दैट? बड़ी इस पर डिटेल से बात होनी चाहिए थी और होगी। उनकी बड़ा अच्छा बोले हैं अभी हमारे साथ इफ्तिखार गिलानी साहब थे, वो बड़ा उनकी ग्रिप है। तो मेरा तो था हम इस पर कल दोबारा बात करें, ये कोई आम वाकया नहीं है, इसको पाकिस्तान में भी डिस्कस होना चाहिए कि एक आम पार्टी, आम लोग जो है कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट की और बहुत बड़ी एक तादाद इंडिया की है जो देवर सिक ऑफ उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की, उनकी करप्शन की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से या कम्युनलिज्म, वट एवर यू मे नेम इट, एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है ये समझा मॉडरेट, किसी हद तक सेकुलर और बिट लेफ्ट के जो थे कि एक नई पार्टी होनी चाहिए। बड़े लोगों ने उसके लिए मेहनत की है, केजरीवाल साहब या दीगर लोगों, वो तो हवाई चप्पल में फिरते थे, वो आपने सुन लिया सारी चीजें जो है। अब अचानक उनकी कोठियां बन गई, महल बन गई, उनके घर बन गए, गाड़ियां आ गई, पैसा आ गया, सो इट मीन्स तो फिर ये पॉलिटिक्स जितनी भी हो रही होती गरीब के नाम पे,
ये सिंपली उस वक्त तक है जब तक आप खुद अमीर नहीं बन जाते, उसका हिस्सा नहीं बन जाते। एक तो ये चीज़ थी। हालांकि मैं इस पे हम ये कोशिश करेंगे कल इस पे डिटेल से बात करें। दूसरी जो चीज़ है ना, छोटी सी, एक कमीनी खुशी, एक कमीनी खुशी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं इंडियन दोस्त माइंड नहीं करेंगे इसको, उसी ही सेंस में लेंगे जिसमें मैं कहना चाहता हूँ मुझे कमीनी खुशी क्यों हो रही है। अब तक इंडियन दोस्त हमें सारे, जब बहुत सारे मतलब वहाँ पे हमारे मीडिया में दोस्त हैं, दीगर भी हैं, पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, उनको ये था कि पाकिस्तान जो है ना 4 मार्शल में रहा है, 4 यहाँ पे 40 साल फौज ने इक़्तिदार में रूल किया। आप कहाँ जमहूरियत, जमहूरी रवैये, जमहूरी लोग, वहाँ पे तो नहीं रहा 78 साल तक। हमारे यहाँ भी यही कुछ हुआ है कि यहाँ पे अगर डंडे के जोर पे, पैसे के जोर पे, आप पॉलिटिकल आपने वो करवा ली, या पैसे दे दिए, डोनेशन दे दिया, टिकटें ले ली, सेनेट में चले गए, माल बना लिया, सारे बिजनेसमैन, कंट्रैक्टर, ठेकेदार आ गए, आपके सामने हम बातें करते रहते हैं। और भाई मेरे, अगर आपने भी 78 साल बाद ये सब कुछ करना था, मतलब हमारा तो चलो, हम तो कोई बहाना है ना, फौजी हुकूमतें नहीं है तो लोगों की एक पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं हुई, इंस्टीट्यूशन नहीं बन सके, ये हमें ताने देते थे। व्हाट अबाउट यू? 2 साल इंदिरा गांधी साहब का निकाल के इमरजेंसी के 75 और नए आप 77 वाले, बाकी तो अनइंटरप्टेड जमहूरियत रही है। अगर अनइंटरप्टेड ये जमहूरियत में भी पैसा चलना है, बिजनेसमैन है, ठेकेदार है, नोट वाला है, और फिर आपने फ्लोर क्रॉसिंग करनी है, पार्टीज को मर्ज करना है, लोगों को धोखे देने हैं, तो भाई साहब हम तो बराबर पे खड़े हुए हैं। जो मुझे कमीनी खुशी हो रही है कि जहां हम 4 मार्शला भुगता के यहां तक पहुंचे हैं, जो हमारे साथ ये पॉलिटिकल धोखे बिट्रेल होती हैं, तो इंडिया माशाल्लाह बगैर उसके वहीं पहुंचे। सो इस खित्ते की डीएनए जो है ना, वहां पे बेशक 78 साल जमहूरियत से रहे, इदारे रहे, या हमारे यहाँ ना रहे, हम बराबर पे जा रहे हैं। ये कमीनी खुशी थी जो मैंने शेयर करने की। सही, ठीक है नाजरीन। वैसे तो राघव चड्ढा साहब जो है, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बेस्ट विशेस भेजी है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर चीज़ जो है वो सामने आ जाती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रिवील किया है कि किस तरह से जो है उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो तकरीबन 2.3 मिलियन फॉलोअर्स 24 से 48 घंटे के बीच में उन्होंने राघव चड्ढा को अनफॉलो जो है वो किया है आफ्टर ही टुक दिस डिसीजन।